अस्सलाम एवरीवन। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट के हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑडियंस में कौन है। लॉ स्टूडेंट्स हैं आप या जूनियर वकील हैं, कौन है? किस ईयर से हैं आप लोग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक। किन किन को केस लॉ के बारे में पता है? हाथ ऊपर करें। केस लॉ क्या होता है या प्रेसिडेंट क्या होता है? जी। सही। सही। कोई और? जजमेंट लॉ कभी वर्ड सुना है आपने? कानून वैसे कौन बनाता है? हमारे पास जो स्टेट के सतून हैं, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, उसमें कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर। जो ऊपर पार्लियामेंट है, नीचे प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर पार्लियामेंट का वर्ड अगर हम देखें तो पार्लियामेंट, बहुत सारे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, पार्लियामेंट का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट और दो हाउसेस। तो ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाता है और नीचे कौन कानून बनाता है? प्रोविंशियल असेंबलीज वगैरह। एक होता है जज मेड लॉ। अब जज मेड लॉ से हमें ये ऐसे लगता है कि कानून जज बनाता है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये है कि जज कानून को क्या करता है? तशरीह के थ्रू कानून बनाता है, इंटरप्रिटेशन करता है। एक वर्ड है अटेंडेंस। अटेंडेंस का क्या मतलब है? अगर मैं कहूं टुमारो यू ऑल शैल बी इन अटेंडेंस, तो अटेंडेंस का क्या मतलब होगा? प्रेजेंस। अब अगर 1908 का जो सीपीसी है 1908 का, उसमें क्या वर्ड लिखे हुए हैं? अटेंडेंस वर्ड लिखा हुआ है। अब वहां पे अटेंडेंस का 1908 में अटेंडेंस का क्या मतलब होगा? फिजिकल अटेंडेंस। यू मस्ट बी प्रेजेंट फिजिकली। आज कौन सा साल चल रहा है? 26 चल रहा है। अटेंडेंस का मतलब अभी भी फिजिकल अटेंडेंस होना चाहिए या कुछ वर्चुअल अटेंडेंस होनी चाहिए? बहुत। तो अगर कानून जो जुडिशरी है वो इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये अटेंडेंस के वर्ड को इंटरप्रेट करे और कहे कि अटेंडेंस शैल नॉट ओनली मीन फिजिकल अटेंडेंस बट शैल इंक्लूड द वर्चुअल अटेंडेंस, तो इसे हम कहते हैं ये कानून की तशरीह हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजर जफर का केस चल रहा था, आपको पता हो मे बी, जो कन्फ्लिक्ट उनके बीच था, मीशा शफी, जिसको मीरा शफी भी कहते हैं, बेसिकली वो आई थिंक कैनेडियन है। उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। जी। उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया कि मेरी जो अटेंडेंस है, मेरी जो एविडेंस है वो वर्चुअली ली जाए। अब 1908 का हमारा कानून है जो सीपीसी, अब उसको देखें तो वहां पे तो कोई वर्चुअल अटेंडेंस की कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर इस 1908 के इस वर्ड अटेंडेंस को हम अपडेट करें इंटरप्रिटेशन के थ्रू, उसमें वर्चुअल अटेंडेंस डालें, तो इसको हम कहते हैं कि वो क्या हो जाएगा? फिर इंटरप्रिटेशन हो जाएगी और वो जो डिसीजन होगा उसे हम क्या कहेंगे? केस लॉ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता होगा कि केस लॉ जो है, केस लॉ किसको कहते हैं? वो जजमेंट जिसमें कोई कानूनी सवाल का जवाब दिया जाए या फिर कोई कानूनी उसूल तय किया जाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर डिसाइड होता है किसी भी जजमेंट में, तो वो जो जजमेंट होगी वो केस लॉ बनेगी और वो केस लॉ बाइंडिंग होगी बाकी कोर्ट्स के ऊपर। जैसा कि सीपीसी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसका ऑर्डर नंबर 18 जो रूल है, रूल नंबर 4 ऑफ ऑर्डर 18, उसमें वर्ड लिखा हुआ है विटनेसेस इन अटेंडेंस। अब विटनेसेस इन अटेंडेंस अगर 1908 के हवाले से देखें तो उसको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए,
लेकिन इसी केस में जो जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, मीशा शफी वाले केस में, अली जफर वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हियर द वर्ड अटेंडेंस शैल नॉट ओनली मीन द फिजिकल अटेंडेंस बट इंक्लूड्स द वर्चुअल अटेंडेंस। अगर आप वर्चुअली कोर्ट में मौजूद हैं थ्रू द वीडियो लिंक, इट मीन्स के आप प्रेजेंट हैं, आप अटेंडेंस में हैं, यू आर इन अटेंडेंस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है इसकी तशरीह के थ्रू कानून बन रहा है। कानून तो लाजमी लेजिस्लेचर ही बनाता है, पार्लियामेंट ही बनाता है, लेकिन उसको अपडेट करना किसका काम है? इंटरप्रिटेशन के थ्रू जुडिशरी का काम है। और इसको ही हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। बेसिकली जो वर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको इसी को ही कहते हैं कि आप अपने फैसलों के थ्रू कानून की तशरीह करें, पुराने जो भी लॉज हैं उनको अपडेट करें। हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म उसे कहा जाता है, जैसा कि हमारे पास एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस साकिब निसार साहब, वो सोमोटो ले लेते थे तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते थे। वो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, वो है जुडिशियल ओवर रीच। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक है जुडिशियल एक्टिविज्म, दूसरा है जुडिशियल ओवर रीच। अब ये जो प्रेसिडेंट है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जिस भी कंट्री में प्रेसिडेंट फॉलो हो, जिस भी किसी मुल्क में प्रेसिडेंट फॉलो हो, वो मुल्क क्या कहलाता है? कॉमन लॉ कंट्री। कॉमन लॉ कंट्री मतलब वो कंट्री जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो हो। इस हिसाब से पाकिस्तान क्या है? एक कॉमन लॉ कंट्री है। इंडिया क्या है? कॉमन लॉ कंट्री है। और यूएस क्या है? यूएस में भी प्रेसिडेंट फॉलो होते हैं, तो यूएस भी कॉमन लॉ कंट्री है। जब भी आपको कोई कहे कि क्या पाकिस्तान कॉमन लॉ कंट्री है या नहीं है, तो आपने कहना है हाँ है। क्यों है? क्योंकि वहां पे केस लॉ फॉलो किए जाते हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट केस लॉज को पढ़ना कैसे है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यू मस्ट नो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस सिर्फ जो हम कहते हैं कि फॉलो करना पुराने फैसलों को, ये लाजमी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन समझते हैं आप कि हर कोर्ट के ऊपर ये लाजिम है, कॉन्स्टिट्यूशनली लाजिम है कि वह पुराने फैसले जो हायर कोर्ट्स के हैं उनको फॉलो करें। दो आर्टिकल्स हैं 189 और 201। 189 कहता है कि डिसीजन of Federal Constitutional Court and Supreme Court binding on all other courts। अगर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला है जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर रहा है या कोई कानूनी उसूल तय कर रहा है। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या हो सकता है? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अटेंडेंस का क्या मतलब है। अटेंडेंस का मतलब हमने कहा कि अटेंडेंस का मतलब वर्चुअल अटेंडेंस भी है। तो अब ये क्या हो गया? क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो गया ना कि अटेंडेंस का क्या मतलब है, उसका मतलब निकाला गया, तो ये केस लॉ बन गया। ये अब सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है तो ये सबके ऊपर बाइंडिंग होगा एक्सेप्ट एफसीसी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बाइंडिंग नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बकाया सब अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होगा। ऐसे ही 201 जब आप पढ़ते हैं तो 201 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो भी बाइंडिंग हैं उन कोर्ट्स के ऊपर जो उस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हों। जैसा कि अगर सिंध हाई कोर्ट का कोई फैसला है जो कोई कानूनी सवाल का जवाब दे रहा है या कोई कानूनी उसूल तय कर रहा है, तो वो बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट्स के ऊपर जो उस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो। अगर सिंध हाई कोर्ट है तो सिंध हाई कोर्ट का फैसला किसके ऊपर बाइंडिंग होगा? हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर, कराची के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर, बाकाया जो भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर। लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला है और हम कहें कि यहाँ पे बाइंडिंग होगा सिंध में, तो वो सिंध में बाइंडिंग नहीं होगा। उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पर्सुएसिव वैल्यू है। आप फॉलो करें, कोर्ट्स फॉलो करें तो मर्जी है, ना करें तो भी मर्जी है। लेकिन 189 जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके ऊपर बाइंडिंग है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। सपोज आप जज हैं
आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हैं, आपके सामने कोई मैं वकील पेश होता हूं और मैं कोई केस लॉ देता हूं जो कि सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर है और वो फैसला है सिंध हाई कोर्ट का। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इससे एग्री नहीं हूं, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। यू हैव नो चॉइस। आप जजमेंट, उस जजमेंट के साथ, उस केस लॉ के साथ एग्री करें ना करें, यू आर, दिस जजमेंट इज बाइंडिंग अपॉन यू। आपके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि उस जजमेंट को आपने फॉलो करनी है। अगर हम बात करें कि जजमेंट क्यों फॉलो करनी जरूरी है, कॉमन लॉ कंट्री में ये जजमेंट फॉलो करनी जरूरी होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा, बेसिकली इसका एक मकसद ये भी होता है कि जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर कंसिस्टेंसी हो। अगर सिमिलर फैक्ट्स हैं, सिमिलर लॉ है, तो सेम डिसीजन आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं एक फैसला कर रहा हूं, आप लोग दूसरे फैसले कर रहे हो, तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो 189/201 मैंने आपको बताया कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है अपॉन एवरी कोर्ट टू फॉलो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एफसीसी, एंड इफ इट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट देन हाई कोर्ट्स जजमेंट्स आर आल्सो बाइंडिंग। इस हवाले से एक जजमेंट है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, पीएलडी 2022, सुप्रीम कोर्ट 7, हसनैन रजा केस में। अगर कोई जज केस लॉ को फॉलो नहीं करता तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इग्नोरिंग और रिफ्यूजिंग टू फॉलो द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कोर्ट offends the constitutional mandate and weakens the public confidence in the decision of the apex court of the country। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आपके ऊपर बाइंडिंग है आप फॉलो नहीं करते, कोर्ट्स उसको फॉलो नहीं करती, तो इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट ऑफेंड होगा और जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसके जुडिशरी के ऊपर पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आएगी डिसीजंस के ऊपर। अगर हम कैटेगरीज ऑफ प्रेसिडेंट के हवाले से बात करें तो इसी जजमेंट में प्रेसिडेंट्स को कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन से प्रेसिडेंट्स होगी या हैं। इसमें एक प्रेसिडेंट है वर्टिकल प्रेसिडेंट, दूसरे हैं हॉरिजॉन्टल प्रेसिडेंट। वर्टिकल समझते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री के ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है। अब वर्टिकल प्रेसिडेंट यहां मतलब यह है कि हायर कोर्ट का फैसला, अगर हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर क्या होगा, वर्टिकल होगा, बाइंडिंग होगा और ये वर्टिकल प्रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट है, ये सिंध हाई कोर्ट है और सिंध हाई कोर्ट के डीबी या उसी हाई कोर्ट के किसी और जज साहब का फैसला है, तो वो क्या फैसला होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब अगर वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, परसुएसिव है, वो फॉलो करें तो करें, ना करें तो उनकी मर्जी। लेकिन जो वर्टिकल फैसले हैं, जो वर्टिकल प्रेसिडेंट है, वर्टिकल प्रेसिडेंट में कोई भी ऑप्शन नहीं है जज साहब के पास कि ये कहें कि मैं इस फैसले के साथ एग्री नहीं करता। सपोज अटेंडेंस वर्ड जो मीरा शफी केस में डिसाइड किया गया कि अटेंडेंस शैल इंक्लूड द वर्चुअल अटेंडेंस, और यहाँ पे हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं जाऊँ और वो फैसला पेश करूँ और वो जज साहब ये नहीं कह सकते कि मैं इसके साथ एग्री नहीं हूँ तो मैं फॉलो नहीं करूँगा। ही इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अपॉन हिम कि वो इसको फॉलो करें, क्योंकि 189 की मैंडेट ये है कि वर्टिकल जो प्रेसिडेंट्स हैं वो फॉलो हों। अगर वर्टिकल प्रेसिडेंट हैं तो फॉलो लाजमी करने हैं। अगर हॉरिजॉन्टल प्रेसिडेंट है, हॉरिजॉन्टल मतलब परसुएसिव, परसुएसिव अगर प्रेसिडेंट है तो वो फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। अगर फॉलो करते हैं करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वरना आगे चलें। जी, अब आ जाते हैं कि अगर आप डिसीशंस देखें तो कोई कोई डिसीशन 800 पेजेस की भी हैं, कोई 40 पेज, कोई 10 पेज। लेंदी जजमेंट्स भी मौजूद हैं। जो लैंडमार्क डिसीशंस हैं वहाँ पे लेंदी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। तो प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ।
कुछ जो जजेस हैं, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट के अगर आप जस्टिस जवाद हसन साहब की कोई प्रेसिडेंट पढ़ें, केस लॉ पढ़ें, तो वो हेडिंग दे देते हैं। जैसा कि हम असाइनमेंट बनाते हैं तो हेडिंग देते हैं ना, टाइटल फिर सब हेडिंग वगैरह, ऐसे ही जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं वो हेडिंग्स देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ द केस, देन पिटिशनर सबमिशंस और रेस्पोंडेंट सबमिशंस वगैरह, फिर रीजनिंग, फिर डिसीजन। कुछ जजेस नहीं देते, कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन उनमें भी स्ट्रक्चर यही है। स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर कोई भी डिसीजन केस लॉ आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस होंगे कि ये जो पिटीशन आई है क्या है, किसके अगेंस्ट है, क्या चीज इम्प्यूग्न की गई है इसमें, और अगर कोई अपील है तो किस डिसीजन को इम्प्यूग्न किया गया है। उसके बाद फैक्ट्स के बाद आप प्रेसिडेंट में क्या देखेंगे, प्रेसिडेंट में आप ये देखेंगे फैक्ट्स के बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज। अगर अपेलेंट है तो अपेलेंट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, रेस्पोंडेंट है तो रेस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर जो अदालत है, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट, वो अपनी रीजनिंग देगी इस हवाले से कानून क्या कहता है, और फिर वो डिसीजन देगी, होल्ड करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी मीरा शफी वाले कई एग्जांपल ले लें तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें ये हुआ होगा कि फर्स्ट जो पिटिशनर हैं उनके सबमिशंस, फिर रेस्पोंडेंट के सबमिशंस, फिर रीजनिंग लिखी गई होगी कि अटेंडेंस वर्ड का क्या मतलब है, फिर क्यूएसओ जो 164 आर्टिकल अगर आपने पढ़ा हो उसको डिस्कस किया गया, बाकी चीज़ों को डिस्कस करके आखिर में ये फैसला किया गया कि अटेंडेंस शैल इंक्लूड द वर्चुअल अटेंडेंस। प्रेसिडेंट में दो चीज़ें होती हैं, अगर आपने कभी भी केस लॉ वगैरह पढ़ा हो तो आपको पता हो कि दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक होता है रेशो डिसेंडेंडी और दूसरा ओबिडर डिक्टा। जो रेशो होता है वो बाइंडिंग होता है हर हाल में, ओबिडर डिक्टा बाइंडिंग नहीं होता। जो रेशो होता है, रेशो बाइंडिंग होता है हर सूरत में। रेशो क्या हो सकता है, रेशो ये हो सकता है अगर हाई कोर्ट ये हेल्ड कर दे कि पुलिस सर्च विदाउट वारंट वायोलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो ये क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। इस केस में जैसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अटेंडेंस शैल इंक्लूड द वर्चुअल अटेंडेंस, तो ये क्या हो गया, ये रेशो हो गया। ये रेशो बाइंडिंग है, जबकि ऑबिटर डिक्टा बाइंडिंग नहीं है। ऑबिटर डिक्टा कुछ भी जज के ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। जैसा कि अगर आपको पता हो कि नूर मुकदम केस में, आई थिंक नूर मुकदम केस था या कोई और केस था, उसमें जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी कि हमारे सोसाइटी में जो रिलेशनशिप होती हैं उस हवाले से। अब ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी ये बाइंडिंग नहीं है, इसको हम कहते हैं ओबिटर डिक्टा। ये बाइंडिंग नहीं है, आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं कि डिसीजन पढ़ना कैसे है, जो प्रेसिडेंट होता है उसको पढ़ना कैसे है। आप में से कितनों ने कोई प्रेसिडेंट पढ़ा है, प्रेसिडेंट पढ़ा है कभी, केस लॉ पढ़ा है, पूरा पढ़ा है या सिर्फ और सिर्फ जो हेड नोट्स समझते हैं, हेड नोट्स पढ़े हैं या पूरे पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, सही। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक या तो आप पूरी डिसीजन पढ़ें, पूरी प्रेसिडेंट पढ़ें, या फिर आप जस्ट हेड नोट्स पढ़ें। अगर पूरी डिसीजन आप पढ़ते हैं, मेरा भी अगर आपको मैं एडवाइस दूं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप पूरी डिसीजन, पूरी प्रेसिडेंट को पढ़ें। उससे आपको क्या हासिल होगा, हासिल ये होगा कि आपको पता चलेगा कि पिटिशनर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या थे, रेस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद कोर्ट ने क्या डिसाइड किया। अगर आप हेड नोट्स पढ़ते हैं तो हेड नोट्स पे इशू ये होता है, हेड नोट्स के एक हवाले से एक जजमेंट भी मौजूद है, अगर आप नोट करना चाहें तो 2021 SCMR 1492, ये भी डिसीजन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की है कि इसमें यह कहा गया कि आप हेड नोट्स को कोट नहीं कर सकते।
सपोज मैं अपने केस में कोई केस लॉ कोट करना चाहता हूं तो मैं हेड नोट्स कोट नहीं करूंगा। कोट क्या चीज करनी है? ओरिजिनल जो जजमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, उसको कोट करना है। क्यों हेड नोट्स को कोट नहीं करना? इसलिए क्योंकि हेड नोट्स बाज़ औक़ात मिसलीडिंग भी होते हैं। अगर आपने कभी डिसीजन ये आपकी नज़र से गुजरा हो तो हेड नोट्स जो हैं वो मिसलीडिंग भी होते हैं। हेड नोट्स जजेस नहीं लिखते। अगर सुप्रीम कोर्ट का आज कोई फैसला आ गया है और वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग हो गया है तो उसके बाद जो पब्लिशर्स हैं, ख्वाह वो पीएलडी हो, एसीएमआर हो, ये क्या करते हैं, उस डिसीजन को लेते हैं और उस डिसीजन में से हेड नोट्स निकाल के खुद लिखते हैं। ये पब्लिशर्स लिखते हैं, ये कोई जज नहीं लिखता, वो पब्लिशर्स हेड नोट लिखते हैं। ये हेड नोट्स को रिलाई करना मुनासिब नहीं है। आप अगर किसी भी जजमेंट को रिलाई करते हैं तो ओरिजिनल जजमेंट, फॉर सपोज पैरा नंबर 10 हो गया, पैरा नंबर 11 हो गया, वहाँ से जो एक्चुअल वर्डिंग हो जज साहब की वो आपने रिलाई करनी है। हेड नोट्स आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। व्हिच जजमेंट? 2021 ACMR 1492। सो 1492। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई साइटेशन अगर होती है, सपोज इसकी जो साइटेशन है, अब इसका क्या मतलब है किसी को पता है? ये साइटेशन होती है, साइटेशन का मतलब इसका ये है कि ACMR जो जर्नल होगा कौन से ईयर का, 2021 का ACMR आप निकालेंगे, उसके पेज नंबर 1492 में आप जाएंगे, ये जजमेंट आपको मिलेगी। अब ये जो होता है ना, ये पेज नंबर होता है, ये पेज नंबर होता है, ये जनरल का नाम होता है, ये जो होता है वो जनरल का जो ईयर है वो मेंशन करता है। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन हो? ओके, थैंक यू, थैंक यू।